कोयला माफिया के खिलाफ लड़ने वाला और विस्थापितों को दर्द को अपना दर्द समझने वाला, निर्धन, गरीब, असहाय, अनाथ बच्चों को पालने वाला, उसको शिक्षित करने वाला व्यक्ति की फर्जी मुठभेड़ दिखाकर उसकी हत्या की गई। उसी के संदर्भ में मैंने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसको NCST के नाम से हम सबको जानते हैं, और इस आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका संविधान के अनुच्छेद 338 में उसको विशेष रूप से उसका उल्लेख भी है और उसमें स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि आदिवासियों के संरक्षण तथा उसके निरीक्षण करने का अधिकार इस आयोग को है। इसलिए एक सांसद के हैसियत से, एक सामाजिक कार्यकर्ता के हैसियत से, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के हैसियत से, जब उसकी मुठभेड़ में, कथित मुठभेड़ में, फर्जी मुठभेड़ में जब उसको मारा गया, तो हमारे जैसे व्यक्ति को के मर्म को झकझोरने का काम। और मैंने एक पत्र इस आयोग, NCST आयोग, जिसको राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कहते हैं, उसको मैंने पत्र लिख करके उसके परिवार को और झारखंड के लिए ऐसे व्यक्तित्व के लिए हमने न्याय मांगने के लिए लिखा था। उसी के रिपोर्ट के संदर्भ में मैं आज आपका ध्यान आकृष्ट कराने के लिए आया। ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट एक संवैधानिक संस्था का रिपोर्ट है। ये अनुसूचित जनजाति समाज के हितों की संरक्षण करने के लिए बना हुआ आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग को देने का काम किया था। और अनुसूचित जनजाति आयोग को मैंने 10 अगस्त को पत्र लिखकर के इस बात का उल्लेख किया था। 16 अगस्त को ST आयोग के जो सम्मानित सदस्य हैं, ऐसे सभी सम्मानित 5-6 सम्मानित सदस्य हैं, उनके द्वारा उस क्षेत्र का भ्रमण किया गया और उसमें सम्मानित सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य श्री निरुपम चाकमा तथा माननीय सदस्य आशा लकड़ा जी के नेतृत्व में ऐसे 6 अतिरिक्त, जिसको योगेंद्र प्रसाद यादव, HR मीना, राहुल यादव जी, श्री राहुल कुशेश्वर जी, प्रीति रंजन चाकमा, इन लोगों ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। और घटना स्थल का जब निरीक्षण किया तो स्पष्ट रूप से पाया कि वहां पर कोई घना जंगल नहीं था। वहां पर मुठभेड़ 1 घंटे दिखाया गया, लेकिन कोई गोली के निशान कहीं पर अगल बगल, कहीं आस पड़ोस में कहीं पर देखा नहीं गया। इतना ही नहीं, कोई गवाह भी नहीं है कोई गोली की आवाज सुनने का, किसी प्रकार के विस्फोटक चीजों की आवाज का भी कोई वहां आवाज है। और सबसे दुर्भाग्य है कि वहां पर कोई, जहां पर घटना घटती है तो क्राइम सीन को, जहां पर घटना इस प्रकार की घटती है तो उसको सुरक्षित किया जाता है, वहां पर कोई नहीं। और जब ये लोग गए तो वहां पर SIT के जो प्रमुख है, जिनके माध्यम से कहा गया, SP ने कहा कि SIT के नेतृत्व में गोली चला है, मुठभेड़ हुआ है, वो भी उपस्थित नहीं हुए। संबंधित थाना प्रभारी भी वहां पर कोई उपस्थित नहीं हो पाए। और
पूरी तरह से मामले को दबाने के लिए साजिश रची गई है। ये इनके रिपोर्ट में कई जांच के तथ्यों से चीजें स्पष्ट हुई है। तो इसका उल्लेख उन्होंने पृष्ठ संख्या सबसे बड़ी बात है कि ये जो तस्वीर जारी की गई है वो बड़ा विभत्स है। कोई जिंदा आदमी को गोली मारा जाता है तो उसकी निशान कुछ अलग प्रकार के होते हैं, जिसका उन्होंने उल्लेख किया है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो फोटो है, फोटोग्राफ्स है, उससे स्पष्ट है कि इनको पहले दूसरे यातना से मारा गया। ये तस्वीर इस बात का उल्लेख है कि पूरी तरह से ये काला दृश्य आप सबको दिखता होगा। गोली लगने से कोई इस प्रकार का जला हुआ दृश्य नहीं हो सकता है। गोली लगने से कोई इस प्रकार का जला हुआ साक्ष्य उपस्थित नहीं हो सकता। इसलिए पूरी तरह से एसटी आयोग ने इस मामले को सीबीआई से जांच करने की अनुशंसा की है। एसटी आयोग का, मेरा नहीं, एसटी आयोग है जो संवैधानिक संस्था है। आदिवासियों के हित के लिए काम करने वाला आयोग का गठन संविधान में। दूसरा उसने कहा है कि वहां पर जो उपस्थित पदाधिकारी थे, इस मुठभेड़ में शामिल थे, उनको तत्काल ट्रांसफर किया जाए और उस परिवार को सुरक्षा प्रदान किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य से राज्य की सरकार इस पूरे मामले को गोल मोल करते हुए दबाने का काम कर रही है। इसलिए सीआईडी के माध्यम से इसकी जांच की घोषणा की गई। मैं महामहिम के पास गया था और कहा था कि अगर सीआईडी की जांच हो रही है और सीआईडी की जांच हो रही है तो जांच में सबसे पहला अगर किसी होगा तो वो जांच करने की पहली कड़ी होगी, वो होगा उस क्षेत्र का थानेदार जहां पर घटना घटी। फिर वहां के संबंधित एसआईटी का जो इंचार्ज है, ये लोग उसमें जांच के घेरे में आएंगे। लेकिन राज्य की सरकार की नीयत और स्पष्ट रूप से साफ है कि सीआईडी की जांच का आदेश तो दिया गया, लेकिन संबंधित अधिकारी वही थानेदार वहां पर बैठे हुए, वही डीएसपी बैठे हुए, वही एसआईटी के इंचार्ज बैठे हुए और वो साक्ष्य मिटाने में सफल हो रहे हैं। इसलिए राज्य की सरकार की नीयत अगर ठीक होती तो कम से कम वहां से अफसरों को हटा करके सीआईडी की जांच प्रारंभ करती। इसलिए पूरी तरह से मामले को घालमेल करते हुए राज्य की सरकार, एक युवा नेता, एक सामाजिक कार्यकर्ता जो आदिवासियों के हित की लड़ाई लड़ता था, विस्थापितों की लड़ाई लड़ता था और पत्थर माफिया के खिलाफ, कोयला माफिया के खिलाफ संघर्ष करता। और जब जब वो संघर्ष करता था विस्थापितों के लिए तो एक मुकदमा दायर जाता था। जब वो पत्थर माफिया के खिलाफ लड़ता था तो 2 मुकदमे करता था। जब कोयला माफिया के खिलाफ लड़ता था तो 5 मुकदमे दायर किए जाते थे। इसलिए जो उस पर मुकदमे थे वो समाज के हित में काम करता था, तब उस पर मुकदमे किए जाते थे। और आज तक वो सजा याफ्ता नहीं था, किसी केस में सजा नहीं हुआ, ना एब्सकॉन्डर था, ना उस पर कोई वारंट था। और जिस मुकदमे में उसको कह करके फर्जी मुठभेड़ मारा गया उसमें नेम्ड एफआईआर भी नहीं था। इसलिए पूरी तरह से वहां पर पूरे संथाल परगना में खनिज संपदा की लूट करने वालों को छूट ये सरकार दी है और उनके इशारे पर ही हत्या की गई है।
इतने ही मुझे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना अलंकार लगाए एएमएम के लोगों का कहना है कि ज्यादातर मामले बीजेपी के शासनकाल में ही है, तो सामाजिक कार्यकर्ता पर अपना मामला है। देखिए, जब तक कोर्ट के द्वारा कोई निर्णय नहीं होता है, कोई कन्विक्शन नहीं होता है, इसको सजा नहीं दिया जाता, तब तक कोई अपराधी नहीं। आपके शासन अपराधी तब तक नहीं हो सकता मधुकर जी, जब तक कोर्ट के द्वारा कोई दोषी साबित नहीं किया गया। अपराध, कोई अपराधी को गोली मार देने का अधिकार है क्या? सवाल दूसरा है, इन्होंने कहा कि अगर आप मंत्री के उनको बहुत अच्छा आदमी बता रहे हैं तो क्यों उनके ऊपर आपके शासनकाल में पुलिस को करना मंत्री की तभी वजह से केस हुआ या मंत्री केस? देखिए मुकदमे अलग बात है, उसको तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भी भारतीय जनता पार्टी बनी। उसके अच्छे काम के लिए, सामाजिक कार्यकर्ता होने के कारण, अच्छा नेतृत्व करने वाला के कारण, एक आदिवासी, एक युवा नेता के कारण भारतीय जनता पार्टी ने तो उसको उम्मीदवार भी बनाया।